जियोग्राफी वन शॉट फॉर आरआरबी एनटीपीसी हिंदी कन्वर्ट। ये जियोग्राफी का वन शॉट है जो परमार सर ने एनटीपीसी के लिए कराया था। उसके डिटेल जो पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा यहाँ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव इतिहास का अध्ययन। एंटोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन। एनाटॉमी होती है शरीर रचना का अध्ययन। शरीर रचना का अध्ययन। एंथ्रोपोजेनिक होता है मानव निर्मित। सौर मंडल के निर्माण और विकास की व्याख्या करने वाला सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल नेबुलर परिकल्पना। सौर मंडल के निर्माण और विकास की व्याख्या करने वाला सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल नेबुलर परिकल्पना इमैनुअल कांत ने 1755 में प्रस्तावित किया। लाप्लास ने 1796 में इसका विकास किया। नेबुला धूल और गैसों का घूमता हुआ बादल। नेबुला होता है धूल और गैस का घूमता हुआ बादल। हमारे ब्रह्मांड की आयु 13.6 बिलियन वर्ष। हमारे ब्रह्मांड की आयु 13.6 बिलियन वर्ष। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। एक बड़े कण में विस्फोट से हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ। एक बड़े कण में विस्फोट के कारण हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में प्रस्तुत किया, 1930 में प्रकाशित किया। जॉर्ज लेमेत्रे ने 1930 में प्रस्तुत किया, 1930 में प्रकाशित किया। सौर मंडल ग्रहों का निर्माण 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। सौर मंडल ग्रहों का निर्माण 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। ये देख लेना। ये ब्रह्मांड की आयु 13.6 बिलियन वर्ष है और सौर मंडल या ग्रह का निर्माण 4.6 वर्ष पहले। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। हेलिसेंट्रिक थ्योरी कहती है कोपरनिकस द्वारा प्रस्तावित सूर्य को सौर मंडल का केंद्र मानना। कोपरनिकस द्वारा प्रस्तावित सूर्य को सौर मंडल का केंद्र माना। तारों के विभिन्न समूह द्वारा विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं नक्षत्र। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बने विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं नक्षत्र। प्रमुख नक्षत्र क्रॉस के आकार को कहते हैं सिग्नस। डब्ल्यू के आकार को कहते हैं कैसियोपिया। ग्रेट बियर को कहते हैं उर्सा मेजर और सप्तऋषि को कहते हैं एस्टेरिज्म होता है। क्रॉस के आकार को सिग्नस, डब्ल्यू के आकार को कैसियोपिया, ग्रेट बियर को उर्सा मेजर, सप्तऋषि को एस्टेरिज्म। द हंटर के नाम से जाना जाता है ओरियन को। इसमें सबसे अधिक चमकीला तारा रिगेल का है। ओरियन को द हंटर के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे चमकीला तारा रिगेल होता है। एस्टेरिज्म एक नक्षत्र के भीतर तारों का एक विशिष्ट क्रम। एस्टेरिज्म होता है एक नक्षत्र के भीतर तारों का एक विशिष्ट क्रम। मिल्की वे के सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। मिल्की वे के सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरस होता है। आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरस। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक सर्पिल गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक सर्पिल गैलेक्सी है। नेक्स्ट देखते हैं हबल का नियम संबंधित है खगोल विज्ञान से। हबल का नियम ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हबल का नियम कह रहा ब्रह्मांड का लगातार एक्सटेंशन हो रहा है। स्थिर अवस्था स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड द्वारा दी गई। ब्रह्मांड का औसत घनत्व स्थित है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का जो औसत डेंसिटी होती है वो स्थिर है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले जमे हुए गैसों, चट्टानों और धूल के कॉस्मिक स्नोबॉल कहलाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले जमे हुए चट्टानों और धूल के कॉस्मिक स्नोबॉल कहलाते हैं धूमकेतु। इनकी पिघलती बर्फ के कारण एक चमकीली पूंछ होती है। हेली का धूमकेतु हर 75-76 साल में दिखाई देता है। शुद्ध ग्रह चट्टानों से बने होते हैं स्थलीय ग्रह के समान। शुद्ध ग्रह जो होते हैं चट्टानों से बने होते हैं स्थलीय ग्रह के समान। उल्कापिंड होते हैं छोटे शुद्ध ग्रह। उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में मेसोस्फीयर में जलने वाले उल्कापिंड। उल्का होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में मेसोस्फीयर में जलने वाले उल्कापिंड। उल्कासम ये उल्का का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के कौन से वायुमंडल में उल्का जलते हैं, तो ये मेसोस्फीयर में जलते हैं। उल्कासम मेटियोराइट जलने के बाद पृथ्वी से टकराने वाले उल्कापिंड के अवशेष। जलने के बाद जो उल्कापिंड जल जाते हैं उनके बाद जो पृथ्वी से टकराते हैं उनके उल्कापिंड के अवशेष को उल्कासम कहते हैं, मेटियोराइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सौर मंडल 4.6 बिलियन वर्ष पुराना, बिल्कुल सही है।
बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, सही है। बृहस्पति ग्रह के पास सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह, सही है। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, सही है। ये चार ऑप्शन सही है। बुध और शुक्र के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध एकमात्र ग्रह जहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। बुध एकमात्र ग्रह है जहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। केवल शुक्र और यूरेनस ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। शुक्र, वीनस और यूरेनस नस नस से याद कर सकते, नस नस है में बसा है इनका, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये दो ही ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। सूर्य का चमकने वाला भाग फोटोस्फीयर होता है। भारत का जो पहला सौर मिशन है आदित्य L1, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद सफल सौर मिशन वाला चौथा देश गया। मतलब भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा सफल सौर मिशन भेजने में सफल रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कुल 5 लैग्रेंज बिंदु है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कुल 5 लैग्रेंज बिंदु है। रात में आकाश में कौन सा खगोलीय पिंड चमकता है? रात में आकाश में कौन सा खगोलीय पिंड चमकता है? चांद। अदीप्त पिंड जी, चांद जो है नॉन ल्यूमिनस बॉडी, मतलब इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। अदीप्त पिंड, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा बिंदु लेबनिज। चंद्रमा का सबसे ऊंचा बिंदु लेबनिज। चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों इक्वल होते हैं 27 दिन का। सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है फ्यूजन। दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे संलयन कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। विखंडन, संलयन के विपरीत, इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। इसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। मतलब परमाणु में विस्फोट करना हो तो ये फ्यूजन का उपयोग किया जाता है। इसको मतलब यूरेनियम U35 का उपयोग किया जाता है। और कैडमियम और बेरिलियम की छड़ इसकी गति को धीमी करने के लिए उपयोग की जाती है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त शीतलक कोलन भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नाभिकीय विखंडन में प्रमुख शीतलक के रूप में यूज होता है भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मंदक मतलब इसकी विखंडन की स्पीड को धीरे करने के लिए भारी जल ग्रेफाइट न्यूट्रॉन को धीमा करता है। भारी जल ग्रेफाइट ये दोनों न्यूट्रॉन को धीमा करते हैं। नियंत्रण छड़ें, बोरोन और चरे। नियंत्रण छड़ें होगी बोरोन और कैडमियम। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन ग्रहों का एक भी चंद्रमा नहीं है? शुक्र और बुध, वीनस एंड मरकरी। बुध सबसे कम परिक्रमण काल इसका होता है, कम परिक्रमण काल इसका होता है। शुक्र सबसे लंबा घूर्णन काल इसका होता है 243 पृथ्वी दिन, 243 दिन लगते हैं। पृथ्वी का बुध, ये पृथ्वी और शुक्र दोनों को जुड़वा सिस्टम कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन दिन और रात 23 घंटे 26 मिनट। पृथ्वी का घूर्णन होता है दिन और रात का 23 घंटे 56 मिनट। नेपच्यून सबसे लंबा परिक्रमण काल 164 वर्ष। नेपच्यून का सबसे लंबा परिक्रमण काल होता है 164 वर्ष। बृहस्पति सबसे कम घूर्णन काल 9 घंटे 55 मिनट, मतलब अपनी ही दूरी पर बहुत फास्ट घूम जाता है बृहस्पति। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जो ग्रहण सिजगी के दौरान होता है, जब तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सिजगी मतलब ग्रहण। इक्लिप्स कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। ये सिजगी के दौरान होता है। सूर्य ग्रहण में सबसे पहले सूर्य को आप दोनों साइड स्थिर रखें। सूर्य, और फिर सब ये हो गया, मान लो ये पृथ्वी है, इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण के प्रकार। पूर्ण, आंशिक, कुंडलाकार। सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं, पूर्ण, आंशिक, कुंडलाकार। ये पेरिगी और एपिगी को देख लेते हैं। पेरिगी होता है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। चंद्रमा पृथ्वी के पेरिगी से मतलब पी से आज तक से पास, मतलब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। अपोगी होता है चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। पेरीहिलियन में
पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। पी से पास पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। एफिलियन में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है 4 जुलाई। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी का आकार होता है दीर्घवृत्ताकार जियोइड। पृथ्वी का आकार होता है दीर्घवृत्ताकार जियोइड। इसे ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहा जाता है। जियोइड पृथ्वी केंद्र पर उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी होती है, जो अपकेंद्रीय बल घूर्णन के कारण उत्पन्न के कारण बनता है। पृथ्वी केंद्र पर उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी होती है, जो अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घूर्णन के कारण उत्पन्न होने के कारण होता है। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक तरफ उच्च ज्वार बनाता है, जबकि केंद्रीय बल विपरीत दिशा में उच्च ज्वार बनाता है। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक तरफ उच्च ज्वार बनाता है, जबकि अपकेंद्रीय बल विपरीत दिशा में उच्च ज्वार बनाता है। एक दिन में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार बनते हैं। ये क्वेश्चन सीधा रिपीट होता है। एक दिन में कितने उच्च ज्वार और कितने निम्न ज्वार आते हैं? एक दिन में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार बनते हैं। स्प्रिंग टाइट होता है सिजगी के दौरान। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अगर सीधी रेखा में, तो उसको स्प्रिंग टाइट कहते हैं। ये सिजगी के दौरान होता है। नीप टाइट होता है चतुर्भुज के दौरान। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री पर हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब 90 डिग्री पर होते हैं तो उसे नीप टाइट कहते हैं। जब चंद्रमा का 3/4 भाग दिखाई देता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे वैक्सिंग गिब्स कहते हैं। जब चंद्रमा का 3/4 भाग दिखाई देता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे वैक्सिंग गिब्स कहते हैं। आधा चंद्रमा, हाफ मून को अर्धचंद्रिका, न्यू मून, सूर्य ग्रहण 0% दिखाई देता है। न्यू मून बनता है जब न्यू मून, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण 100% दिखाई देता है। वे 100% का मतलब ये नहीं है पूरा, जितना पॉसिबल हो। वैक्सिंग गिब्स, चंद्रमा का आकार बढ़ रहा है। वैक्सिंग गिब्स में बताया गया चंद्रमा का आकार बढ़ रहा है। वेनिंग गिब्स, चंद्रमा का आकार घट रहा है। वैक्सिंग गिब्स के अकॉर्डिंग चंद्रमा का आकार बढ़ रहा है। वेनिंग गिब्स, चंद्रमा का आकार बढ़ रहा है। शुद्ध ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? शुद्ध ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? सेरस। शुद्ध ग्रह बेल्ट में सेरस। शुद्ध ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित ग्रह को आंतरिक और बाहरी ग्रहों में विभाजित किया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये शुद्ध ग्रह की प्लेट होती है। इन अंदर वाले ग्रहों को आंतरिक ग्रह, बाहर वाले ग्रह को बाहरी ग्रह विभाजित करते हैं, और यही जो शुद्ध ग्रह के बीच में ये जो बेल्ट बना रहता है, इसे सेरस कहा जाता है। प्लूटो तो सबसे बड़ा बौना ग्रह 2006 तक एक ग्रह था। नेपच्यून के परे स्थित है। सबसे बौना ग्रह है प्लूटो। 2006 तक एक ग्रह था नेपच्यून के पर में। बौने ग्रह एरिस दूसरा सबसे बड़ा, हेमियो मैकमैक। बौने ग्रह हो गए एरिस दूसरा सबसे बड़ा, हेमियो मैकमैक। ये अपने नेपच्यून के बियॉन्ड पाए जाते हैं इस जगह। प्लूटो हो गया, एरिस हो गया, हेमिया मैकमैक। कुइपर बेल्ट जो होता है नेपच्यून के बेल्ट। आंतरिक ग्रह स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तो आंतरिक ग्रह जिनकी क्वालिटी होती है उच्च घनत्व चट्टानों से बने, आकार में छोटे। बाहरी ग्रह होते हैं वनस्पति, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये गैसीय ग्रह से होते हैं, बर्फीले होते हैं, गैस जाइंट और आइस जाइंट्स होते हैं। शुक्र, इसे लूसीफर प्रकाश लाने वाला भी कहा जाता है। शुक्र, इसे लूसीफर प्रकाश लाने वाला भी कहा जाता है। सबसे गर्म, सबसे चमकीला, पृथ्वी की जुड़वा बहन। सुबह और शाम का तारा, सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल। शुक्र, इसे लूसीफर प्रकाश लाने वाला भी कहा जाता है। सबसे गर्म, सबसे चमकीला, पृथ्वी की जुड़वा बहन। सुबह और शाम का तारा, सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल। हेली का धूमकेतु पुंछ तारा लगभग कितने साल बाद दिखाई देता है? 75-76 वर्ष। हेली का धूमकेतु पुंछ तारा लगभग कितने साल बाद दिखाई देता है? 75-76 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देशांतर और अक्षांशों के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन देशांतर और अक्षांशों के बारे में सही नहीं है? अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, सही है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। अक्षांश कभी एक दूसरे को नहीं काटते, सही है। 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं। 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करता है, सही है। देशांतर रेखाएं समांतर होती है, ये गलत हो गया। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती, वे ध्रुवों पर मिलती है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती, वे ध्रुवों पर मिलती है। अक्षांश और देशांतर स्थान बताने के लिए काल्पनिक रेखाएं। इन अक्षांश और देशांतर का उपयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश समांतर क्षैतिज रेखा और दूरी समान होती है। समांतर क्षैतिज रेखाएं होती है, इनके बीच में जो दूरी होती है हमेशा इक्वल रहती है। देशांतर ऊर्ध्वाधर अर्धवर्त देशांतरों के बीच की दूरी देशांतर 111 किलोमीटर होती है। मतलब 1 डिग्री में 111
2 डिस्टेंस होती है, 0 किलोमीटर की ओर कम होता है। महत्वपूर्ण अक्षांश 0 डिग्री भूमध्य रेखा को पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे ये पृथ्वी है 0 डिग्री, ये नॉर्थ और ये साउथ को 2 डिग्री में विभाजित करता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, ये एक महान वर्त ग्रेट सर्कल है केवल अक्षांशों का। 23 डिग्री 5 को नॉर्थ में कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री होती है मकर रेखा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्ग, 66.5 अंटार्कटिक वर्ग। 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ दक्षिण ध्रुव। प्रत्येक देशांतर को एक महान व्रत कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक देशांतर को महान व्रत कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान माध्यान्ह रेखा, प्राइम मेरिडियन, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, सीधी रेखा समय बदलता है। 0 डिग्री प्रधान प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच टाइम, सीधी रेखा समय बदलता है। 180 डिग्री ईडब्ल्यू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्रशांत महासागर से होकर निकलती है, इसे जिगजैग लाइन भी कहते हैं, ये इस तरह चलती है। 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अक्षांशों की कुल संख्या 189, व्रत होते हैं इसमें 179 और टोटल अक्षांशों की संख्या 181। देशांतरों की कुल संख्या होती है 360। ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है, जिसके कारण दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? विषुव, इक्विनॉक्स। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है, जिसके कारण दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? विषुव। स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स। स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स इसकी किस मार्च को होता है? स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को। शरद विषुव होता है ऑटोमल इक्विनॉक्स 23 सितंबर। शरद विषुव होता है ऑटोमल इक्विनॉक्स 23 सितंबर। पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री और कक्षीय 23 पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री और कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। ग्रीष्म संक्रांति, समर सोलिस्टिस, कर्क रेखा सूर्य की ओर झुकी होती है। ग्रीष्म संक्रांति समर सोलिस्टिस में होता है, कर्क रेखा सूर्य की ओर झुकी होती है। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी और सबसे छोटा दिन। शीत संक्रांति, विंटर सोलिस्टिस, मकर रेखा सूर्य की ओर झुकी होती है। शीत संक्रांति होती है, मकर रेखा सूर्य की ओर झुकी होती है। कौन सा शहर भूमध्य रेखा पर स्थित है? क्विंटो। कौन सा शहर भूमध्य रेखा पर स्थित है? क्विंटो। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। उत्तरी अंडमान सैंडल पीक। पोर्ट ब्लेयर होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। उत्तरी अंडमान सैंडल पीक। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी होती है सैंडल पीक। इस तरह बनते हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नारकोडम निष्क्रिय ज्वालामुखी। नारकोडम है जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। बेरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारतीय मानक समय IST किस माध्यान्ह रेखा पर आधारित है? भारतीय मानक समय IST किस माध्यान्ह रेखा पर आधारित है? 82.5 ईस्ट देशांतर। IST निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। IST उत्तर प्रदेश मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे। IST ग्रीनविच टाइम अपने से 5 घंटे मिनट आगे। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित, 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 डिग्री में हो जाएगा 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री। IST मिर्ज़ापुर और नैनी से होकर गुजरता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिर्ज़ापुर और नैनी से होकर गुजरता है। गुजरात 68 डिग्री है और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री पर। गुजरात 68 डिग्री और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री के बीच समय का अंतर 2 घंटे है।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में मिलती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में मिलती है। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक रेखाएं हैं? रूस। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक रेखाएं हैं? रूस। रूस में 11 मानक समय क्षेत्र है। फ्रांस में 12-13 मानक समय क्षेत्र सर्वाधिक। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? उड़ीसा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल 8 राज्य। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ट्रिक गम मित्र गमछा जार मित्र पर। गुजरात, राजस्थान। इसकी ट्रिक है गमछा जार मित्र। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी भाग का अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमजोर और लचीला रूप से विकृत होने वाला क्षेत्र है। मेंटल। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी भाग का अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमजोर और लचीला रूप से विकृत होने वाला क्षेत्र है। मेंटल। सियाल। क्रस्ट पे होता है सियाल, मेंटल पे होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम सीमा, नी पे होता है अपने कोर पे, जो क्रस्ट मेंटल कोर। क्रस्ट पे होता है सियाल, मेंटल पे होता है सीमा और कोर पे होता है निफे। कॉनरेड संगमा। अब ये असमर्थता देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी। कॉनरेड असमर्थता। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट के बीच होती है। मोहोविक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। मोहोविकी डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। रैपिडी डिसकंटिन्यूटी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करती है। रैपिडी डिसकंटिन्यूटी जो होती है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करती है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल और बाहरी कोर को अलग करती है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल और बाहरी कोर को अलग करती है। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होती है बाहरी कोर आंतरिक कोर को अलग करती है। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होती है बाहरी कोर और आंतरिक कोर को अलग करती है। आयतन के अनुसार क्रस्ट 1%, मेंटल 84%, कोर 15%। आयतन के अनुसार क्रस्ट होता 1%, मेंटल 84%, कोर होता 15%। क्रस्ट होता 100 किलोमीटर तक। महाद्वीपीय क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता मोटी और कम घनी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता मोटी और कम घनी। ओशियनिक क्रस्ट होता पतली और घनी। महासागरीय क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस ऊपरी ठोस मेंटल 200 किलोमीटर तक। लिथोस्फीयर जो होता है क्रस्ट, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। मेंटल के ऊपर ये एस्टेनोस्फीयर की परत जमी रहती है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है 200 किलोमीटर तक होती है। एस्टेनोस्फीयर होता है 400 किलोमीटर तक। मोहर विकी मोह असमता किसे अलग करती है? अभी पढ़ा था। मोहर विकी डिसकंटिन्यूटी किसे अलग करती है? पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल को। पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल को। निम्नलिखित में से किसे प्लेट टेक्टोनिक्स का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्लेट टेक्टोनिक्स का जन्म माना जाता है? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर को प्लेट टेक्टोनिक्स का जन्म माना जाता है। पेंजिया प्राचीन महाद्वीप है। पेंथेलासा प्राचीन महासागर है। पेंजिया प्राचीन महाद्वीप है। पेंथेलासा प्राचीन महासागर है। यूरेशिया और गोंडवाना लैंड पेंजिया के टूटने से बने हैं। पेंजिया के टूटने से यूरेशिया और गोंडवाना लैंड बने हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912। समुद्री तल फैलाव सिद्धांत सी ए फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी होती है हैरी एच हेज 1960 के दशक में। हैरी एच हेज। सेवन धारा सिद्धांत कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर रॉमसन ने दी थी 1930 में। कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर रॉम 1930 धर्मी, जिसमें बताया रेडियो धर्मी क्षय प्लस अधिम उष्मा गतियों का कारण है। रेडियो धर्मी से अधिम उष्मा गतियों का कारण है। चालन कंडक्शन जब दो पिंड संपर्क में आते हैं तो उष्मा का स्थानांतर। जब दो पिंड संपर्क में आते हैं तो उष्मा का स्थानांतर कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन संवहन उष्मा का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर संचलन। उष्मा का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर संचलन कन्वेक्शन होता है। एडवेक्शन अभिवहन उष्मा का क्षैतिज संचलन जिसमें लू का बनना। उष्मा का क्षैतिज संचलन जिसमें लू का बनना। मैकेंजी और पार्कर 7 प्रमुख लिथोस्फीयर प्लेट उत्तरी अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी, प्रशांत अटलांटिक, यूरेशियन अंटार्कटिक। उत्तरी अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी, प्रशांत अटलांटिक, यूरेशियन अंटार्कटिक। प्लेट की गति के 3 प्रमुख
प्रकार, 3 प्रकार। प्लेट की गति के 3 प्रकार। अभिसारी कन्वर्जेंट होता है सघन प्लेट का अधोगमन, सघन प्लेट का अधोगमन। विनाशकारी प्रकृति का। अभिसारी होती है सघन प्लेट का अधोगमन। अपसारी होती है रचनात्मक प्रकृति का। रूपांतरित होती है प्लेटें एक दूसरे के ऊपर खिसकती है, भूकंप का कारण बनती है। अभिसारी सघन प्लेट का अधोगमन शब्दक्षर विनाशकारी प्रकृति का। अपसारी होता है रचनात्मक प्रकृति का। रूपांतरित होता है प्लेटें एक दूसरे के ऊपर की ओर खिसकती है, भूकंप का कारण बनती है। किस भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? एस तरंगे। किस भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? एस तरंगे। सभी प्राकृतिक भूकंप लिथोस्फीयर में होते हैं, सभी प्राकृतिक भूकंप लिथोस्फीयर में होते हैं। बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स। ठोस तरल गैस में चलती है, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल होती है। एस तरंगे केवल ठोस में चलती है, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होती है। बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स होती है पी वेव्स, ठोस तरल गैस के अकॉर्डिंग चलती है, ठोसों में अधिक, तरल में कम, गैस में कम। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडल प्रवृत्ति की होती है। एस तरंगे केवल ठोस में चलती है, ट्रांसवर्स प्रकृति की होती है। सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स होती है लव। सरफेस वेव्स को लव या रेले वेव तरंगे के नाम से भी जानी जाती है। ये सबसे विनाशकारी होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे खिंचाव और संपीड़न, स्ट्रेचिंग एंड स्क्विचिंग के कारण चलती है। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग खिंचाव और संपीड़न, स्ट्रेचिंग एंड स्क्विचिंग के कारण चलती है। अनुप्रस्थ तरंग सिक्का और गर्त, क्रस्ट एंड ट्रफ। अनुप्रस्थ तरंगे होती है सिक्का और गर्त, क्रस्ट एंड टफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। पी तरंगे सबसे तेज होती है और सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। पी तरंगे सबसे तेज होती है, सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। भूकंप की तीव्रता नापने का मर्केली स्केल जो कि 1 से 12 होता है, परिणाम रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल 1 से 12 और परिणाम नापता है रिएक्टर स्केल।